हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी शाम को 8 बजे जो है यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है प्रैक्टिस टेस्ट लेकर आए हैं। आप सभी लोगों को पता होगा, इसके प्रीवियस 2 क्लास में हम लोगों ने हिंदी का प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किया है और आज हम लोग जो है जीके का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जो भी साथी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सभी लोग जो है इस प्रैक्टिस टेस्ट को जरूर लगाएं। ये जो है प्रीवियस ईयर पेपर है और आप लोगों को एक अंदाजा लगेगा कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो पूरे जो है यहाँ पर 50 क्वेश्चन है, आप लोग देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को हम लोगों को ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो भी साथी चैनल पर नए पहले तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करके लोगों को जो है बुला लें ताकि सभी छात्र जो है इसको पढ़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की संरचना में धरातल में से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर आप सभी लोग बताइए और मैं इसका राइट आंसर आपको बता दूं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओजोन मंडल। हालांकि ओजोन मंडल कोई नहीं होता, अगर हम आपको बात बताएं तो क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है और वायुमंडल होता है। ये इनका क्रम होता है। 5 जो है यहाँ पर जो है आपकी लेयर होती है इसकी वायुमंडल में, जिसमें सबसे नीचे होती है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और फिर वायुमंडल। अगर हम बात करें यहाँ पर ओजोन मंडल की, तो ओजोन मंडल आपके समताप मंडल में पाई जाती है जिसकी ऊंचाई 32 से 60 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, और समताप मंडल में ही जो आपकी एरोप्लेन है, हवाई जहाज है, ये सारी चीजें चलती हैं। क्षोभ मंडल में जितने भी आपकी मौसमी घटनाएं होती हैं, बरसात, आंधी, तूफान, ये सब आपके क्षोभ मंडल में होती हैं। आयन मंडल में जो भी आपकी रेडियो तरंगे होती है वो सारी चीजें वहां पर सैटेलाइट वगैरह जो हैं वो आयन मंडल में छोड़ी जाती हैं। चलिए वहीं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए जल्दी से। चलिए, स्टेपी जो है यहां पर एक शीतोष्ण घास का मैदान है, अगर आप सभी लोगों को पता हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ए। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बिल्कुल, तो मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को यूरतु कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टेपी जो घास का मैदान है वो कौन सा घास का मैदान है, शीतोष्ण है या उष्ण है। तो इसका आंसर हो जाएगा शीतोष्ण। स्टेपी एक घास का मैदान है जो कि शीतोष्ण है। और साथ में ये बात किया जाए मिलता ये है कहां पर, तो ये आपका जो है बिल्कुल एशिया में या यूरोप में। ठीक है, एशिया और यूरोप तक जो है फैला हुआ है। वहीं पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई थी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्ष 2014 में जो है टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए। और ये टीकाकरण हुआ था जो गर्भवती महिलाएं थी उनके लिए और जो बच्चे 2 साल से कम थे उन लोगों को टीका के बढ़ावा देने के लिए मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो यहां पर 2 चीजें याद रखनी है। मिशन इंद्रधनुष शुरुआत कब हुआ था, 2014 में, और कितने वर्ष के बच्चों को जो है इसके टीकाकरण जो है करवाना था। तो 2 साल के नीचे जितने भी बच्चे थे उनको करवाया जाना था। और साथ ही साथ अगर हम बता दें तो 12 प्रकार के टीके जो है इस मिशन इंद्रधनुष के तहत लगते थे। किनको लगते थे, 2 वर्ष के नीचे के बच्चों को और साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर बताइए सभी लोग। जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वर्णमान हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी हो जाएगा। अगर हम बात करें तो गोल्ड स्टैंडर्ड के नाम से कहा जाता है। अगर किसी भी देश की कंट्री की मुद्रा को अगर आप स्वर्ण मुद्रा में परिवर्तन कर देते हैं या परिवर्तनशील हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी कि स्वर्णमान बोलते हैं उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। और इसका पॉइंट अगर लिखना होगा तो लिख लेना, सर जॉन सोयर ये जो थे गवर्नर जनरल थे और इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। हस्तक्षेप नीति की क्या मतलब है मैं आपको बता दूं। इस नीति में यह कहा गया था कि जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो भारतीय देसी रियासतों के आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। यानी कि जो देसी रियासतें हैं भारत की वो अपना काम करेंगी और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना काम करेगी। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारतीय देसी रियासतों के जो है
कामों में कोई टांग नहीं अड़ाएगी, या ऐसा कहें कि कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। सर जॉन शोर अगर इनकी बात करें तो ये 1793 से 1798 के मध्य जो है ये गवर्नर थे। चलिए अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की गई है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद, बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, तो बिल्कुल जो है यहां पर 74 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 74 अनुच्छेद के अनुसार क्या होता है कि यहां पर राष्ट्रपति अपने कार्यों के संपादन के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था करती है या उसके सलाह लेती है। ऐसा भी कर सकते हैं कि मंत्री परिषद की सलाह जो है किस आर्टिकल के तहत लेती है, तो आर्टिकल 74 राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल आप सभी को हम बता दें, जो संसद होती है, संसद 3 चीजों से मिलकर बनती है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए बिल्कुल राष्ट्रपति की बात करें तो आर्टिकल नंबर 52, राज्यसभा की बात करें तो 79 और लोकसभा की बात करें तो 80। ये 3 अनुच्छेद आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा के कार्यकाल होता है 6 साल के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो हर दूसरे साल जो हैं रिटायर हो जाते हैं, यानी इनके भी जो 2/3 सदस्य होते हैं वो 1/3 जो सदस्य होते हैं वो 2 साल बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहां स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, तो इसकी जो राजधानी की हम बात करते हैं वो ए हो जाएगा, क्योंकि जो आपका रेड क्रॉस है उसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है। भाई जो लोग पहली बार जुड़ रहे हो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर वो चीजें बताई जाएंगी जो एग्जाम के लिए बिल्कुल फैक्ट होंगी, वहीं से आएंगी। हम लोगों को इतना नहीं पढ़ना कि 4-5 किताबें रट डालनी है फिर उसके बाद एग्जाम में आएगा। आप बीएड एंट्रेंस लिखने जा रहे हो, कोई पीसीएस और आईएएस बनने नहीं जा रहे हो, तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं और जो क्वेश्चन यहाँ बताए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा पढ़ना और थोड़ा पढ़ने से ज्यादा चीजें आ जाएं वो पढ़ना है। ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना कि बड़ी बड़ी किताबें पढ़ते हैं और एग्जाम में आ जाए। बस जो जो टॉपिक आपको बता दे रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर आ चुका है कि हेडक्वार्टर कहां पर है, तो हेडक्वार्टर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके हेडक्वार्टर पता होने आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हो गया WTO, WHO, IMF, विश्व बैंक, इन सभी के हेडक्वार्टर आपको याद करने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैं करवा दूंगा एक एक टॉपिक करके, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 अगस्त। ठीक है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद, जिनको आप सभी लोग हॉकी के जादूगर के नाम से आप लोग जानते हैं, इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में जो है गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। बिल्कुल, काफी अच्छा जो है ओलंपिक खेलों में 4 साल याद रखिएगा, 1928, 1932, 1936 यानी 4-4 साल के अंतराल पर इन्होंने गोल्ड मेडल जिताया था। इसीलिए उनके जन्मदिन 29 अगस्त के दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई थी? ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। बिल्कुल, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी पश्चिम बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, और अगर हम रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात करें तो इनको 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। तो जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहे हैं वो भी आप लोग याद करते चलिए। भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए जल्दी से, जिसको पता है जल्दी जल्दी आंसर बताइए। थोड़ी सी हम स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को ज्यादा क्वेश्चन करना है तो स्पीड से काम करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो 1962 में जो है भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, आपको हम बता दें, और 63 में जो है SSB की स्थापना की गई थी। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध? क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल, तो यहां पर हम आपको बता दें बिलग्राम का युद्ध जो है वो हुमायूं और जो है बीच में हुआ था शेरशाह सूरी के, और इसी के बाद में जो है हुमायूं जो था वो देश छोड़कर जो है चला गया था और इस पर जो है शेरशाह सूरी ने कर लिया था। बाद में जब युद्ध हुआ था सरहिंद का युद्ध, उसके बाद में दोबारा जो है राज्य इनको मिला था, ठीक है, हुमायूं को। आगे बढ़ते हैं। बाकी पानीपत का पहला युद्ध आप सभी को पता है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बता दीजिए सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल,
तो जो लखनऊ अधिवेशन होता है ये इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन अब की बार यूपी टेट के एग्जाम में इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आया था। अब की बार जो यूपी टेट हुआ था, किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, जनहित याचिका जिसको आप लोग PIL के नाम से जानते हैं, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग बता दीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसकी अगर हम शुरुआत की बात करें तो 1980 में PIL की शुरुआत हुई थी, और इस टाइम पर जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे वो PN भगवती थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15, बिल्कुल इसी लेवल से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल इसी लेवल से तैयारी करनी है। जीके को हम लोगों को एक एक टॉपिक क्लियर करना है, स्टैटिक का टॉपिक अलग क्लियर करना है, और जो चीजें हैं उनकी टॉपिक अलग क्लियर करनी, तो ये सब बताएंगे। अभी तो खाली आपको मैं बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस हिसाब से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा, बिल्कुल भी इसके लिए परेशान नहीं होना है किसी को। तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाली प्रमुख समाचार पत्र है? तो 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा, बीजिंग आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन से जो है पीपुल्स डेली जो है आपकी प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाते हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 16, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अगर हम भारत रत्न की बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में की गई थी, भारत रत्न की शुरुआत, और सबसे पहला भारत रत्न मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, तो याद रखिएगा 16 का राइट आंसर ए हो जाएगा, और ईयर याद रखिएगा, भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, प्रकाश पादुकोण किससे संबंधित है? भाई अगर आपको सेशन में मजा आ रहा है, समझाने का तरीका आ रहा है, अच्छे से क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, तो प्लीज एक लाइक तो बनती है। इतने मेहनत से आपके लिए अगर सेशन लाया जा रहा है तो 1 सेकंड का समय निकालकर लाइक और 1 सेकंड का समय निकालकर दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, और डेली शाम को 8 बजे हम सभी लोगों को मिलना है, डेली 8 बजे, एक भी दिन छोड़ना नहीं है। चलिए, तो प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। बिल्कुल, चलिए, तो प्रकाश पादुकोण जो है ये बैडमिंटन के प्लेयर हैं, और आपको बता दें जो दीपिका पादुकोण है ना, ये उनके पिताजी हैं, तो याद रखिएगा दीपिका पादुकोण के पिता प्रकाश पादुकोण जो है एक बैडमिंटन प्लेयर थे, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 18, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिसमैन भी कहा जाता है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुरक्षा परिषद। ठीक है, जो सुरक्षा परिषद है इसको जो है कहा जाता है, और सुरक्षा परिषद में जो है 15 सदस्य होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये भी बता दूं, जो सुरक्षा परिषद होता है इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसके 5 सदस्य अस्थायी और 10 सदस्य जो हैं वो अस्थायी होते हैं। चलिए, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने अभी भी बताया है कि कुछ चीजें हैं जिनकी हेडक्वार्टर और उनकी स्थापना, जैसे WTO, WHO, यूनेस्को, ठीक है, यूनिसेफ, आसियान, सार्क, बिम्स्टेक, इन सभी चीजों को जरूर याद रखना है, कब इनकी स्थापना हुई थी और इनका हेडक्वार्टर कहां पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 8 अगस्त 1967 को जो है इसकी स्थापना की गई थी, और इसमें टोटल जो है 10 देश हैं, आसियान में 10 देश हैं, याद रखिएगा इन चीजों को। बिल्कुल, और इसकी मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो आसियान का मुख्यालय जो है जकार्ता में है, इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ठीक है, इन चीजों को लिखते हुए चलिएगा। प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत है? ये क्वेश्चन कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, चलिए, तो इसमें ज्यादा समय नहीं लेंगे, मोहिनीअट्टम इसका करेक्ट हो जाएगा, 20 का सी हो जाएगा, मोहिनीअट्टम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल 8C के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी पुस्तक के लेखक खुशवंत सिंह हैं। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, खुशवंत सिंह है। ठीक है, जब देश का विभाजन हो रहा था 1947 में, उस समय पर जो है ये जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया था ट्रेन टू पाकिस्तान बुरियल एट सी, याद रखिएगा। चलिए, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 22, करंट के भी न्यूज आएंगे, करंट के भी जो है आपके क्वेश्चंस आएंगे कम से कम 5 आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, तो इनको भी पढ़ना काफी ज्यादा आवश्यकता है। तो जब आपका जुलाई में पेपर होगा उसके पहले हम लोग कम से कम 1 महीना क्लास करंट अफेयर की करने वाले हैं। ठीक है, तो वहां पर कवर करवाएंगे हम लोग। 22 का सी हो जाएगा, उड़ीसा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 जो है उड़ीसा में, उड़ीसा विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23,
अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की है? क्वेश्चन नंबर 23 का जो है आंसर आप बता दीजिए क्या होगा। 23 सुजलाम अभियान जो है कहाँ शुरू किया गया था? तो 23 की अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जल शक्ति मंत्रालय इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 का आंसर बताइए। पंजाब किस लिपि में लिखी जाती है? पंजाबी जो पंजाबी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है? जैसे हम लोगों की हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है, ऐसे ही पंजाबी किस भाषा में लिखी जाती है? तो 24 का बी हो जाएगा गुरमुखी। ठीक है, सभी लोग आंसर देते हुए चलिए, जहां पर एक्सप्लेन करना है वहां एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए, एग्जाम में बहुत ज्यादा जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 25 बिल्कुल 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 बिल्कुल। अगर आपके पास नोट्स है तो मैं कुछ चीजें लिखवा देना चाहता हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले मैं इसका राइट आंसर बता दूं, 25 का सी जो है तारापुर परमाणु संयंत्र है, और तारापुर जो है परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। अगर पूछा जाए कहां है तो महाराष्ट्र में है। अगर पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1969 में हुई थी, अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इस समय भारत में 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। अगर आपके पास नोट्स है तो आप लिख लीजिए, नरौरा एक उत्तर प्रदेश में है, रावत भाटा राजस्थान में है, काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, कैगा कर्नाटक में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, लिख लीजिएगा, 7 ही है और 7 में से एक एग्जाम में आ जाता है। नरौरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, काकरापार गुजरात, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु और कुडनकुलम तमिलनाडु। याद रख लीजिएगा, जिनका छूट गया होगा एक बार जो है वीडियो को फिर से बैक कर इसको सुन लीजिएगा। कैड का पूर्ण रूप बताना है आपको, क्या होगा कैड? ये कंप्यूटर से क्वेश्चन आया है, कैड का पूरा नाम क्या होता है? बिल्कुल कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 26 का ए। निम्नलिखित में से किसने तीसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? 27 का आंसर बताइए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगर भाई मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। जहां पर एक्सप्लेन करना मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं फटाक से भग जाऊं और उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स में छोड़ दूं। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं, जो हमारे 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, एक हुआ था 1930 में, एक हुआ था 1931 में, एक हुआ था 1932 में, और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। तीन के तीनों में। अगर यह पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने किस वाले सम्मेलन में भाग लिया था, तो 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और अगर पूछा जाए किसने तीनों में भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो अगर यह पूछा जा रहा तीसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताइए जल्दी से। 28 का आंसर बताइए। बिल्कुल 28 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा बिल्कुल करेक्ट है, अनुच्छेद 345 राज्य की भाषा, और अनुच्छेद 344 है राज्य भाषा पर संसदीय समिति एवं आयोग। लेकिन अगर यहां बी वाला ऑप्शन की बात किया जाए तो बी ऑप्शन आपका गलत है, और बी ऑप्शन का जो राइट आंसर होगा मैं आपको बता देता हूं। जो आपका 351 है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार एवं उत्थान करे। तो यह उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा बिल्कुल गलत है। 351 में यही बताया गया कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, कपास की खेती के लिए उपयुक्त काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुर मिट्टी, यानी 29 का सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कपास के लिए काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है और पूछ लिया जाता है काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी आपकी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। चलिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा का मैदान एवं दक्कन पठार किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजित किए जाते हैं? यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल बहुत बढ़िया बिल्कुल। तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है वो उत्तरी भारत के विशाल मैदान एवं दक्कन का पठार को विभाजित करती है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 31 का आंसर बताइए सभी लोग। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल इसका डी आंसर हो जाएगा बैरन द्वीप, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बैरन द्वीप। ये आपका निकोबार द्वीप समूह में आता है, और अंडमान निकोबार हम बता दें वहीं पर आता है, और बिल्कुल, और यह भारत का एकमात्र सक्रिय जो है ज्वालामुखी है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 32, महाराष्ट्र के किस प्रसिद्ध संत ने रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 32। बिल्कुल, तो इसका बी हो जाएगा, एकनाथ इसका जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वैष्णव संत थे एकनाथ, इन्होंने ही जो है रामायण पर भावार्थ रामायण नामक टीका लिखी है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 33 पर। ओ चंद्रशेखरन, जिनका अगस्त 2021 में निधन हो गया, उन्होंने किस खेल से ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? क्वेश्चन नंबर 33। बिल्कुल बिल्कुल, तो 33 का डी हो जाएगा, फुटबॉल खेल के लिए इन्होंने जो है बिल्कुल इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अगर बात करें किस ओलंपिक में, तो 1960 के ओलंपिक में इन्होंने जो है इन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था फुटबॉल से। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किस शहर में पहला कार्यात्मक स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया? इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। ये जब उद्घाटन हुआ था इस टावर का, तो कई सारे एग्जाम में बैक टू बैक ये क्वेश्चन पूछा गया था स्मॉग टावर के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इसकी स्थापना की गई थी दिल्ली में। तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन मौर्य सम्राट अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेख को दिल्ली ले गया था? यह भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है, बहुत सारे लोग देख रहे हो बट लाइक नहीं कर रहे हो, प्लीज देख लीजिए आप लोग। बिल्कुल लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी जरूर शेयर कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तो 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ही जो है मौर्य सम्राट जो अशोक है, उन अशोक के मेरठ एवं टोपरा शिलालेखों को दिल्ली लेकर गया था। फिरोज शाह तुगलक ने कई सारे जो है शहर की स्थापना कराई थी, तकरीबन इन्होंने 300 शहर की स्थापना कराई थी, जिसमें आपका फिरोजाबाद, फिर उसके बाद में जौनपुर, कई सारे इन्होंने शहर का जो है बसाए थे, यानी 300 शहर इन्होंने नए बनाए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता जब, बताइए, वह गठबंधन सरकार चलाता हो, वह राज्यसभा का सदस्य हो, वह लोकसभा का सदस्य हो, जब उसके पास कम सांसद हो। 36 का आंसर बताइए सभी लोग। पॉलिटी का जबरदस्त क्वेश्चन है ये। बिल्कुल, भारत का प्रधानमंत्री उसकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में भाग नहीं ले सकता, बिल्कुल, जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। तो 36 का आंसर नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां स्थित है? जल्दी से आंसर बताइए 37 का। बिल्कुल बिल्कुल, कमेंट में कोई भी मतलब लापरवाही ना करिए, सभी लोग अगर आंसर आता है तो करते चलिए, और अगर आंसर नहीं आता तो परेशान होने की जरूरत नहीं। इसीलिए हम लोग टेस्ट दे रहे हैं या इसीलिए हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं कि जो चीजें मुझे नहीं आती हैं वो चीजें हमें आ जाएं। समझ में आई बात? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तुम्हें नहीं आता है। अगर आप लोगों को 50 क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन के आंसर नहीं आते हैं तो ये अच्छी बात है कि आपको 20 नहीं आते और 20 आपको नए सीखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर टेस्ट में आपको कोई चीजें नहीं आ रही हैं तो डिमोटिवेट नहीं होना है, बस ये तो हमारे अंदर एक खुशी होगी कि आज हमने इस टेस्ट में 20 नई चीजें हम लोगों ने जाना। ठीक है, चलिए 37 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, उड़ीसा। ठीक है, तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहां पर स्थित है? तो वो उड़ीसा में स्थित है। बिल्कुल, और उस झील का नाम क्या है? तो चिल्का झील है, और ये एक प्रकार की लैगून झील है। चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, वाचस्पति पुरस्कार किस संस्था या मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? 38 का आंसर बताइए। बिल्कुल, तो 38 का ए हो जाएगा, के बिड़ला फाउंडेशन, इसी के द्वारा वाचस्पति पुरस्कार जो है दिया जाता है। 39, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? आपके यूपी बीएड में एक क्वेश्चन त्योहार से जरूर आएगा, तो बिल्कुल त्योहार के लिए आप लोग बिल्कुल एक्टिव रहिएगा। बस जल्द ही आपको त्योहार की एक वीडियो मिलेगी, और उस वीडियो के बाहर कोई भी त्योहार का क्वेश्चन, ना तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, ना बिहार बीएड एंट्रेंस, कोई भी एग्जाम होगा उस वीडियो से बाहर नहीं आने वाली। तो इन सभी की हम टॉपिक वाइज भी कवर कराएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस सब्सक्राइब करिए रहो चैनल को, सारी अपडेट सारी क्लासेस यही मिलेंगी आपको। चलिए 39 का ए हो जाएगा, नागालैंड जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहां से 1 से 10 दिसंबर के बीच इस त्योहार को मनाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नागालैंड की एक पक्षी है हार्नबिल। ठीक है, उसी पक्षी की जो है याद में, ऐसे या हम कहें उसी पक्षी के नाम पर इसका जो है नाम पड़ा है हार्नबिल त्योहार। ठीक है, चलिए अब आते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता देने के लिए सर्वोच्च बैंक कौन सा है? बिल्कुल, अगर आपको इनमें से सबके फुल फॉर्म पता है तो आप इसके राइट आंसर मार देंगे। बिल्कुल, तो इसका आईडीबीआई हो जाएगा,
IDBI जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, इंडियन जो है डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया इसका जो है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनती है? ये तो रटा रटा क्वेश्चन है, रिपीट भी लेकिन बहुत बार होता है। कंप्यूटरों में प्रयुक्त जो आईसी चिप होती है वो किसकी बनी होती है? बिल्कुल, आईसी की अगर फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है इसका फुल फॉर्म आईसी का। और ये किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। 41 की सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 42 मल्टी प्रोसेसिंग होती है बिना किसी प्रोसेसर के, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, एक प्रोसेसर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। कंप्यूटर थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, कंप्यूटर के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो बिल्कुल मल्टी प्रोसेसिंग वही होता है जिसमें एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, भारत ने अगस्त 2021 में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास किया? बिल्कुल 43, बिल्कुल, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, जहां पर एक्सप्लेन करना है वहीं करूंगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाऊंगा। भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता दूं, अगर हम 44 के राइट आंसर की बात करते हैं तो महाराष्ट्र का एक जगह है नागपुर, इसको हम लोग जीरो मील सेंटर कहते हैं, क्योंकि यहीं से कहा यह जाता है कि अंग्रेज जो हैं यही इसी जगह से जो है बराबर दूरी जो है मापते थे। ठीक है, ठीक है, जो यानी यहां पर नागपुर पे खड़े होकर देश के जो अन्य हिस्से थे वहां से वो दूरी मापते थे, इसीलिए इसको जीरो मील सेंटर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि यह भौगोलिक केंद्र है। भारत के संविधान में संशोधन द्वारा किस आयोग की स्थापना की गई थी? बताइए क्वेश्चन नंबर 45। बिल्कुल, तो डेली शाम को 8 बजे आना है भैया। जो लोग आज नहीं आ पाए हैं सभी लोग 8 बजे लोगों को बता दें, 8 बजे रहा करें ताकि आप सभी लोग ध्यान से इसको पढ़ सकें, आंसर दे सकें। बिल्कुल, तो 45 का सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो स्थापना है वो भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा जो है किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, अगर पूछ लिया जाए किस संविधान संशोधन में, तो 65वां संविधान संशोधन 1990 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। 46, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई है? चलिए बिल्कुल, तो इसको मैं बता देता हूं, इंडिया द क्रिटिकल ईयर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुलदीप नायर द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाइए। यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लोगों को पता भी होना चाहिए। 47, बिल्कुल बताइए आंसर सभी लोग। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कर्नाटक इसका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि 2 क्वेश्चन हमारे पास नहीं आ पाए हैं किसी कारणवश, तो ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए बिल्कुल 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 करिए सभी लोग। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा 48 का वो सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट, यानी भारत दुर्दशा। ठीक है, चलिए, तो ये रही आज के क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक बार आप लोग जरूर लाइक करके ही जाएं, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगा तो प्लीज आप कमेंट करें क्या क्लास आपको कैसी लगी, जबरदस्त लगी कि नहीं लगी। और डेली शाम को 8 बजे हम लोगों को मिलना है, और आप लोग जरूर बताएं कि 48 में आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।